बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया करंट अफेयर का है और इट इज़ COP26। ठीक है। ये क्लाइमेट इशू है और ये करंट अफेयर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार लाजमी इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा 22 में। ठीक है। 2022 में करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से होगा COP26 में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 2016 का पेपर उठा के देखें जो 2015 में COP25 हुई थी, उसके मुतालिक क्वेश्चन उसमें प्रेजेंट है। तो लाजमी 100 नहीं तो 90% चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन आए, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 2021 UNCCC मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ इसी से रेलेवेंट है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो जब आप इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो तब आप COP26 को समझ सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये किस तरह होती है, क्या है इसमें, ये सारा हम अभी स्टडी करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सनलाइट अर्थ के आप पिक्चर से देखें तो पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि जो सनलाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है। उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। इस हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और दोबारा अर्थ की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो और ज़्यादा वार्म हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का यही मीन है कि अर्थ या हमारा ग्लोब जो है वो वार्म अप हो रहा है। किस वजह से? एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स जो ब्लैंकेट बना रहे उनमें इजाफा करने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें इस सब को कैसे क्योर करना है, ये सब चीज़ें हम COP26 में पढ़ेंगे कि वो कैसे साइंटिस्ट क्या क्या ट्राई करें कि किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ठीक है। आप एक दफ़ा ये स्टेटमेंट सारी रीड कर लें। And solar radiation that have bounced off the Earth's surface. Normally, this radiation will escape into space, but these gases trap the heat and cause the planet to get hotter. These heat trapping pollutants, specifically carbon dioxide. अब आपने ये भी बहुत याद रखने जो आपका पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये जो है ये सारे पोल्यूटेंट्स ये जो है अर्थ को वार्म करने का सबब हैं। इनकी वजह से ये ब्लैंकेट फॉर्म होता है जो कि सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वार्म अप कर देता है हमारे ग्लोब को, हमारी अर्थ को। ठीक है। इस सब को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एक और पिक्चर है कि किस तरह अर्थ मतलब कौन सी स्पेसेस ज़्यादा वार्म अप हो चुकी हैं आजकल के डेज़ में। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है। नॉर्थ साइड जो है वो ज़्यादा हीट अप है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साउथ साइड या मिड एरिया। ठीक है। अच्छा, वाई, क्यों हो रही है ये ग्लोबल वार्मिंग? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल एंड फॉसल फ्यूल। ठीक है। आप यहाँ पे देख लें फॉसल फ्यूल का ये यूज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल। ठीक है। ये इसकी वजह से ये पोल्यूटेंट कॉज हो रहे हैं। ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन कैसे सबब है इस ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है। ये देखिए फॉसल फ्यूल का यूज़ मींस ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है या और भी कोई
पेट्रोल डीजल वगैरह ये सारे कॉज होते हैं इन एयर पोल्यूटेंट्स का, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ठीक है, तो क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? डिफॉरेस्टेशन है या यूज़ ऑफ कोल और फॉसल फ्यूल है। अच्छा, अब इफ़ेक्ट्स मींस ये ओके इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। एक लो रेनफॉल होनी होगी जिसकी वजह से ड्रॉट कॉज होंगे, मतलब जो है बिल्कुल डेजर्ट्स बन जाएगी पूरी एरिया, पूरा ग्लोब। एक्सेसिव सैलिनिटी, बहुत ज़्यादा जो है जिधर भी रेनफॉल कम होगी उधर तो ड्रॉट होंगे, लेकिन जो समंदर है, सी है, उसमें ज़्यादा सैलिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। अब ये फ्लड्स की क्या रीज़न है, फ्लड क्यों ज़्यादा आएंगे? आप अगर देखें कि आपने पढ़ा होगा कि सी वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ लिक्विड जो है वो हीट से ज़्यादा एक्सपैंड होता है, जिससे बहुत ज़्यादा सी वेव्स आएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है या अगर आप रिवर को देखें तो जब उसका फैलाव होगा तो फ्लड्स, मतलब जो इस साथ के एरियाज़ होंगे उनमें भी वो पानी जाएगा। ठीक है, जब रिवर का जो है वो फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा, फ़्लो मींस आप उसे देख लें कि उसकी लेंथ या विड्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो साथ वाले एरियाज़ होंगे उनमें भी फ्लड आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पिक्चर हीट वेव की भी देख लें कि हीट वेव भी आएगी, मींस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, 40+ हो जाएगा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होंगे। ठीक है, ये कॉजेज़ हैं कि जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उसके इफ़ेक्ट्स ये हो जाएंगे कि फ्लड ज़्यादा होंगे, ड्रॉट्स कॉज होंगी, लो रेनफॉल होगा, डेजर्ट्स बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है कि ताकि हम इस ज़मीन पे रह सकें। अगर ये सब चीज़ें होने लग जाएगी तो एट द एंड ह्यूमन का यहाँ पे रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें COP26 पे हम आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को आपने अच्छे से समझ लिए, तो अब देखते हैं कि COP26 है क्या। स्टार्टेड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 11 नवंबर इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK। ये स्टार्ट है, इसकी भी डेट याद रख लें, 31 अक्टूबर। ये अभी जारी है। ठीक है, 11 नवंबर तक COP26 जो है वो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK में जारी रहेगा। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि नंबर्स में जो डिस्कस किए गए हैं वो यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में लिए हैं। तो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP26 मीन्स द 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्लाइमेट समिट इन लॉन्ग हेल्ड इन ग्लासगो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 25,000 डेलीगेट्स फ्रॉम 200 कंट्रीज से जो है वो लोगों ने जाना था। 10,000 पुलिस ऑफिसर होंगे। ठीक है, आगे 1 लाख पीपल एक्सपेक्टेड टू प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए 1000 एक्सपेक्ट है। 1.5 डिग्री, ये हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टारगेट है COP26 का कि 1.5 डिग्री इज द एक्यूरेट लिमिट फॉर द टेम्परेचर टू राइज टू वाइड क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। Next, nearly 200 countries are being asked to submit new plans to reduce their emission। और 100 बिलियन जो है वो अमाउंट है इज़ वॉट वाल दी कंट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू गिव टू हेल्प पुअर नेशन। ठीक है, जो ज़्यादा नेशन बिल्ड अप नेशन है वो पुअर नेशन को इतना इस 100 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया कि वो देंगी ताकि ये हम इस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ से निकल सकें। ठीक है, तो आगे चलें तो ये है वाई इट इज़ कॉल्ड COP26। वो मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ कॉल्ड 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इससे पहले 25 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं क्लाइमेट पे, जो कि 1995 से स्टार्टेड थी। ठीक है, ये जो है ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह हीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कोप में कौन प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट के नेम है आलोक शर्मा। ये भी MCQs बेसिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस इवेंट जो कोप का हुआ था, मींस COP25 जो है वो 2015 में हुआ था, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट या प्लेजेस डिस्कस किए गए थे कि कौन सा के डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या एम्स होने चाहिए, किस तरह हम क्लाइमेट को
कम कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत मज़े का रेचिट मैकेनिज़्म बताया गया था, वो हम भी आगे डिस्कस करते हैं। होस्ट कंट्रीज़ मतलब ये किधर हो रहा है इवेंट या इसको होस्ट कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं, इटली एंड यूके। तो ये मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करा रही हूँ कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज़ इसमें से आ जाते हैं तो आपको पता हो कि कौन सी होस्ट कंट्रीज़ थी या ये बाकी सब। नेक्स्ट चलते हैं तो रेचिट मैकेनिज़्म जो मैं अभी पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 2015 में इसकी बुनियाद रखी कि ये इस तरह हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो रेचिट मैकेनिज़्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एनडीसी। एनडीसी मींस नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हर नेशन की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक मैकेनिज़्म बनाया गया कि हर कंट्री जो है वो अपना प्लेज सबमिट करेगी। कंट्रीज अपना एक वादा है वो लेके वो पेपर्स साइन करेंगी कि हमारे ये वादे हैं कि हम अगले नेक्स्ट 5 ईयर ये प्लान्स हैं और हमने इन प्लान्स पे अमल करना है। called nationally determined contribution to limit their greenhouse gas emission। वो प्लान्स डिस्कस करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम मतलब गैस कम की जाएगी, एमिशन इसकी कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या हाइड्रोजन जो हम पहले गैसेस पढ़ चुके हैं, पोल्यूटेंट्स पढ़ चुके हैं, उनकी एमिशंस कम होगी। ठीक है, और ये नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन ये प्लेजेस कब सबमिट कराए जाएंगे? एवरी 5 ईयर, हर 5 ईयर्स के बाद ये एक हर कंट्री की एक जिम्मेदारी होगी कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो बना के दिखाए कि ये नेक्स्ट 5 ईयर के हमारे प्लान्स हैं। ठीक है, 2020 कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ठीक है, ये 2015 में हुई थी, नेक्स्ट 2020 में एक्सपेक्ट थी कि ये कॉन्फ्रेंस होगी और प्लेजेस जो है वो सारी कंट्रीज़ ने जो है वो 2020 तक सबमिट करवाने हैं। लेकिन इसी में जो बात की गई या इस रेचिट मैकेनिज़्म में जो बात की गई थी वो ये थी कि एनडीसी जो 5 ईयर तक सबमिट किया जाएगा उसमें ज़्यादातर ये एम हो कि 2050 तक हमने नेट ज़ीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस करना है और 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये रेचिट मैकेनिज़्म के मेन पॉइंट थे, एक नेट ज़ीरो एमिशन और एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं नेट ज़ीरो की तरफ कि नेट ज़ीरो क्या चीज़ थी। Net zero is when a business or country achieves an overall balance between the amount of carbon it is emitting and the carbon that is removing from the atmosphere। ठीक है, ये नेट ज़ीरो मीन्स कि आप जितनी अमाउंट आपकी कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जितनी इन्वायरमेंट में जा रही है उतनी बैक टू द उतनी मतलब यूटिलाइज भी करे, जितनी प्रोड्यूस कर रही है, जितना फॉसल फ्यूल या जितने भी बाकी ऑटोमोबाइल्स या आपने और भी पढ़ी थी वो सारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जिस ज़रिए से प्रोड्यूस हो रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है, वो बैक जो है वो इन्वायरमेंट या पीपल उसे यूज़ करें। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे आपके कंट्री में, इसीलिए तो आपको कहा गया कि आप फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा COP26 का एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपने फॉरेस्ट ज़्यादा लगाने, दरख्त ज़्यादा लगाने हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में चली गई है, पोल्यूटेंट्स जो चले गए हैं वो बैक आ जाएं, मींस फॉरेस्ट या ट्रीज़ जो है वो उन्हें वापस इनहेल करें या और डिफरेंट जो है वो कार्बन के यूजेस हैं, तो जितनी अमाउंट गई है उतनी रिटर्न हो जाए, तो डैट इज़ नेट ज़ीरो। ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन 2050 तक ये COP26 का एक एम है कि हम बिल्कुल नेट ज़ीरो एमिशन कर लें, जितनी कार्बन जाए उतनी वापस आए। बाकी जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं एयर में जितना कि कार्बन है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक जो रखा हुआ है वो कार्बन को रखा हुआ है, अपने एम्स में कार्बन को रखा हुआ है कि हमने कार्बन की जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन करनी है 2060 तक। नेक्स्ट कोप के बारे में हम और पढ़ेंगे कि मैनी कंट्रीज सेट आउट प्लान्स टू रिड्यूस एमिशन बिफोर द समिट बट देयर हैज़ बीन अ फ्लरी और न्यू अनाउंसमेंट। ठीक है, कोप की जो मेन अनाउंसमेंट्स हैं वो क्या हैं
First is tree. More than 100 world leader promise to tackle deforestation, ठीक है, which is important because trees can absorb, ये हम अभी बात डिस्कस कर सके कि ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को टैकल करना है, निमटना है, उससे ज़्यादा दरख्त उगाने हैं. दे हैव बीन सिमिलर इनिशिएटिव बिफोर बट दिस वन बेटर फंडेड, ठीक है, इस बार इसको ज़्यादा फंड दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए, डिफॉरेस्टेशन को, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को कंट्रोल किया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके वापस. नेक्स्ट, मीथेन. More than 100 countries joined a scheme to cut methane emission by 30% by 2030, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ने 100 कंट्रीज़ ने ये भी ऐड किया कि मीथेन इमिशन को भी वो कंट्रोल करेंगी 30% तक बाय 2030. बिग एमिटर जो सबसे ज़्यादा ये मीथेन को इमिट करते हैं, चाइना है, रशिया, इंडिया, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की कि हमने कैसे इससे टैकल करना है. नेक्स्ट इज़ कोल. More than 40 countries agreed to shift away from coal, ठीक है, 40 कंट्रीज़ ने ये भी एग्री किया कि वो कोल के अलावा कोई और चीज़ यूज़ करेंगी. Some of the world most coal dependent countries including Australia, India, China and US have not signed up, ठीक है, ये भी अब MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्रीज़ के लिए ने किस मैटर पे साइन अप किया है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ मनी. 450 ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करेंगी इस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ से निकलने के लिए. तो 450 ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग $130 ट्रिलियन, अराउंड 40% ऑफ ग्लोब प्राइवेट असेट्स एग्रीड टू बैक क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो 110 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो दोबारा प्रोड्यूस होती है कोल से अलग कर, अगर कोल ना लें, फॉसिल फ्यूल ना लें, सोलर एनर्जी ले लें या विंड एनर्जी ले लें, तो ये मनी उस पे लगाई जाए, ठीक है, जो कार्बन प्रोड्यूसिंग ना हो, ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या कोप पे रिव्यू हैं, क्या वो उनके प्लेजेस हैं कि वो किस तरह कंट्रोल करेंगी. तो एंडिंग कोल यूज़, पोलैंड, यूक्रेन, वियतनाम एंड चिली ने बिल्कुल एंड कर दिया कोल यूज़ का, ठीक है. बट मैनी मेजर इकनॉमिक इंक्लूडिंग द US, चाइना, इंडिया एंड जापान हैव नो फॉर्मल डेट्स फॉर एंडिंग इट यूज़. इन्होंने कोई प्लेजेस, कोई वादे नहीं किए कि हमने कैसे और कब ख़त्म करना है इस कोल का यूज़ का. अब पोलैंड देख लें. पोलैंड सेकंड बिगेस्ट कंट्री है कोल यूज़र की इन यूरोप आफ्टर जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के बाद है, ठीक है, विच इज़ सेट टू फेस इट आउट एज अर्ली एज 2030, ठीक है. पोलैंड ने 2030 में इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया. यूक्रेन, द थर्ड बिगेस्ट कोल कंज्यूमर इन यूरोप, इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग फॉरवर्ड इट कोल डेडलाइन, ठीक है. यूक्रेन ने भी ख़त्म कहा है कि 2052 ये उल्टा लिख दिया है, 2035 टू 2050 तक वो इस कोल की उन्होंने डेडलाइन दी है कि वो इसे ख़त्म कर देंगे, कोल का यूज़ ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह सोलर या विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे. अच्छा, अब ये प्रेजेंट कौन यूएस में कौन कोप 26 में प्रेजेंट था, तो ये नेम है उन प्रेसिडेंट्स के: US बिडेन, चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंस्पिंग, प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस अल्बर्ट और 2 ऑफ माइन मोराको. एब्सेंस, कौन कौन लोग एब्सेंट थे इसमें: रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, हालांकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से ज़ार, 21st एनर्जी से ज़ार इसे कहा जाता है रशिया को, लेकिन ये एब्सेंट थे कोप 26 में. ब्राज़ील प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बेल्ट एंड अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट की कटिंग के, डिफॉरेस्टेशन के, बहुत ज़्यादा जो ये जो अमेज़न फॉरेस्ट है इसको लंग ऑफ अवर ग्लोब भी कहा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है जिसकी रिस्पॉन्सिबल ब्राज़ील प्रेसिडेंट है, वो भी एब्सेंट थे कोप 26 में. एंड PM इमरान खान, ठीक है, इमरान खान ने भी अपनी जगह अपने असिस्टेंट को भेजा, वो खुद वहाँ पे कोप 26 में प्रेजेंट नहीं थे. नेक्स्ट, अब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान ने कोप में क्या प्लेजेस दिए हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है.
फर्स्ट एनडीसी नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान ने 2016 में दी थी। 2015 में ये प्लेजेस वाला सीन आया था कि रेचिट मैकेनिज्म अप्लाई किया था, तो 2016 में फर्स्ट एनडीसी रिपोर्ट पाकिस्तान ने सबमिट कर दी थी। 20% रिडक्शन ऑफ GHG बाय 2030। ग्रीन हाउस गैस, GHG मीन्स ग्रीन हाउस गैस। इन लोगों ने फर्स्ट एनडीसी में ये कहा था कि हम 20% रिडक्शन कर देंगे 2030 तक, लेकिन इन कोप 26, ठीक है, जो अब नेक्स्ट कोप है, इसमें 50% रिडक्शन का ऐलान किया गया है। 15% बाय ऑन रिसोर्सेज एंड 35% बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। 15% तो उन्होंने कहा है कि हम अपने रिसोर्सेज, अपने पैसों से कर लेंगे इसकी रिडक्शन, बट 35% तब होगी जब हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा जो रिच कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी, उस तब हम 35% जो है वो और GHG कंट्रोल कर लेंगे। 21 अक्टूबर को ये जो रन अप है ये सबमिट कर दिया गया। 50% रिडक्शन वाला रिडक्शन इज़ सेट टू बी अचीव्ड। कैसे अचीव की जाएगी, उसके मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कोल का यूज़ नहीं होगा, फॉसल फ्यूल का यूज़ नहीं होगा। यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड कोल, ठीक है, जो बिजली वगैरह बनाने के लिए कोल यूज़ होता है वो इम्पोर्टेड लिया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, मैसिव ट्री प्लांटेशन, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें बिलियन ऑफ ट्रीज़, 10 बिलियन ट्रीज़ लगाने का एक बनाया है ये प्लान। ये 5 ईयर्स तक लगाए जाएंगे, ठीक है, 2023 तक लगाए जाएंगे। देन 2025 तक एक और प्लान इसके, और डिफॉरेस्टेशन भी साथ साथ कंट्रोल की जाएगी। तो ये थर्ड प्लान है। नेक्स्ट पाकिस्तान का जो प्लान है वो 30% ऑल न्यू व्हीकल्स सोल्ड इन पाकिस्तान विल बी इलेक्ट्रॉनिक बाय 2030, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी निकाली जाएंगी। 30%। 2 कोल फाइंड पावर प्लांट विल बी शेल्व्ड इन फेवर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कोल प्लांट को शिफ्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पानी से जो बनती है पावर, कोल को ख़त्म करके हम पानी की तरफ आएंगे कि पानी से बनाई जाए, ठीक है। 20 बिलियन फॉर अपडेट सोलर एंड वाइंड रिसोर्सेज, हमें जो फाइनेंशियली नीड है इंटरनेशनल से वो 20 बिलियन है। ये 20 बिलियन जो है वो सोलर एंड वाइंड रिसोर्सेज ताकि हम स्टार्ट कर सकें। 18 बिलियन क्यों चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेड कोल है उसका पावर प्लांट लगाया जाए। विदाउट सपोर्ट एनडीसी टारगेट कांट बी अचीव, ठीक है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट बताई गई है 20 बिलियन एंड 18 बिलियन। तो अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट रिच कंट्रीज़ की तरफ से ना हुई तो ये एनडीसी टारगेट पाकिस्तान अचीव नहीं कर सकता। पाक कोप रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान की तरफ से कोप में गए हैं वो PM असिस्टेंट मलिक अमीन असलम है, ठीक है। इनके बारे में मैं एक और डिटेल कोप पाकिस्तान के बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है ग्रेटा थर्नबेक। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, इस पूरे एक्टिविस्ट हैं ये ग्रेटा थर्नबेक। इन्होंने पूरे स्कोप को कहा है जस्ट इट्स ब्ला ब्ला ब्ला, कि मतलब इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस साइंटिस्ट आएंगे या जो भी मुल्क के लीडर्स हैं वो आपस में बातें करेंगे और बातें ही रहेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता, जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। जो 26 कॉन्फ्रेंस हुई है